Then we have ovarian follicles. These are the follicles present in ovary. ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज ओवेरियन फॉलिकल्स. In this topic, we will study about their number, their growth, their development, and finally their types like primary, secondary, tertiary, Graafian. Okay. So embryonic development में ही around a couple of million oogonia are formed, and during embryonic life itself, most of them degenerate. And the process of their degeneration is known as atresia. So atresia is nothing but self-degeneration of ovarian follicles during the embryonic stage itself. But some of the oogonia develop into larger cells known as what? Primary oocyte. So oogonia embryonic stage में produce हुए, around a couple of million oogonia are produced. Most of them gets degenerate, but some survive and develop into large cells. These cells are known as what? Primary oocyte. The primary oocyte in turn surrounded by a layer of follicular cell. Okay. एंड जब प्राइमरी oocyte के ऊपर ये follicular cell आ जाएगा तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल. ये प्राइमरी फॉलिकल एम्ब्रियो में ही बन चुके हैं. बर्थ से प्यूबर्टी तक जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं अगेन देयर नंबर गेट्स रिड्यूस्ड एंड प्यूबर्टी पे दे लेफ्ट अराउंड 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी. सो देखो रिडक्शन कितना हो गया है. कपल ऑफ मिलियन प्रोड्यूस हुए थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कुछ में एट्रेशिया हो गया, कुछ सर्वाइव हो गए इनटू प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte डेवलप इनटू प्राइमरी फॉलिकल. और डेवलपमेंट क्या था? फॉलिकुलर सेल्स का एक लेयर आ गया था. फिर इस स्टेज पे बर्थ हो जाता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो ओवरी कंटेन प्राइमरी फॉलिकल्स. फिर बर्थ से प्यूबर्टी तक ये फिर से डिजेनरेट होते हैं. एंड अगर आप प्यूबर्टी पे देखोगे तो यू विल फाइंड कि ईच ओवरी कंटेन 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल. ओके. देन प्यूबर्टी पे क्या होता है? जो प्राइमरी फॉलिकल था दिस इज सराउंडेड बाय मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल. पहले सिर्फ सिंगल लेयर था फॉलिकुलर सेल का. देखो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज सेल्स. तो जो प्राइमरी फॉलिकल था वो बहुत सारी सेल्स से सराउंड हो जाता है एंड दिस सेल्स आर नोन एज व्हाट? ग्रेनुलोसा सेल. एट द सेम टाइम ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक थीका लेयर भी आ जाता है. ओके. सो जब प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा सेल आ जाएंगे और उसके बाहर एक थीका लेयर आ जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. नाउ वन मोर थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमरी oocyte. Okay, actually primary oocyte is present in primary follicle. Now in secondary follicle also we have primary oocyte only. Okay, so oocyte is actually present inside the follicle. Okay, so primary से secondary follicle बन गया. Then secondary follicle develop और transforms into tertiary follicle. सर secondary और tertiary में क्या difference होगा? जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें सबसे पहले एक फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या? एंट्रम. सो आई हैव रिटन हियर लाइक इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फील्ड कैविटी. दिस इज नोन एज एंट्रम. देन जो थीका लेयर था इन केस ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, ये थीका लेयर टर्शरी में आके डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड वन बिकम थीका एक्सटर्ना, वन बिकम थीका इंटरना. एट द सेम टाइम टर्शरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte आया था इट अंडरगोज मियोसिस एंड कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी oocyte. ओके. सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है. लाइक आई एम समराइजिंग इट कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है इट हैज़ प्राइमरी oocyte. जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है इट अगेन हैज़ व्हाट? प्राइमरी oocyte. लेकिन जो टर्शरी फॉलिकल होगा इसमें प्राइमरी oocyte ने मियोसिस कंप्लीट कर लिया है एंड इट डेवलप्स इनटू व्हाट? सेकेंडरी oocyte. सो कई बार दे डायरेक्टली आस्क कि लाइक इन टर्शरी फॉलिकल विच oocyte इज प्रेजेंट. सो इन टर्शरी सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट एंड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स दोनों ही फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है. ओके. So keep it in mind कि oocyte is present inside the follicle. प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होगा, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte हो जाता है. द टर्शरी फॉलिकल इट देन
converted into Graafian follicle. Actually, there is not much difference between the structure of tertiary and Graafian follicle. The only difference is, except size, this is the presence of zona pellucida in Graafian follicle. टर्शरी फॉलिकल में आपको सेकेंडरी oocyte के बाहर कोई भी लेयर नहीं दिख रहा है. यहाँ पे सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय दिस लेयर. दिस इज नोन एज जोना पेलुसिडा. इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, सो यही डिफरेंस है टर्शरी और ग्राफियन में कि साइज में थोड़ा सा एनलार्जमेंट हो गया ग्राफियन फॉलिकल आते आते, और सेकेंडरी oocyte के इमीडिएट एक लेयर डेवलप हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं जोना पेलुसिडा. Then I have mentioned two terms also here, like one is cumulus ooferus and one is the corona radiata. So you should know कि those cells which are in immediate contact of zona pellucida, जो कि मैं अभी शेड कर रहा हूँ, the very first layer of cells which is in immediate contact to zona pellucida, this is known as corona radiata, and rest all the granulosa cells are known as cumulus ooferus. So again I am repeating, सबसे पहला layer of cell which is in the contact of zona pellucida is known as corona radiata. Rest of the cells constitute cumulus ooferus. Okay, so this is all about the ovarian follicles. So oogenesis पढ़ने से पहले we should know about these follicles, कि इन follicles की क्या क्या characteristics होती हैं एंड कौन से फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte प्रेजेंट होता है. ओके, देन वी हैव oogenesis. Oogenesis, it simply refers to formation of female gamete, and oogenesis starts during the embryonic development itself. So as we studied also कि embryonic development के टाइम पे ही millions of oogonia की formation हो जाती है. So again the statement from NCERT, like a couple of oogonia are formed during embryonic development and no more oogonia formed after birth. Okay, so unlike spermatogenesis, oogenesis embryonic stage में start हो जाती है, whereas spermatogenesis puberty पे start होता है. Here is the flow chart explaining oogenesis. Oogenesis starts with oogonia. These oogonia undergo mitosis and differentiation and converts into primary oocyte. The primary oocyte then undergoes meiosis 1, but it gets arrested at a diplotin stage. Okay, means कि embryonic development के टाइम पे ही जो प्राइमरी oocyte था उसमें meiosis 1 स्टार्ट हो जाता है और वो अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन पे. नाउ अब बर्थ से प्यूबर्टी तक भी oogenesis अरेस्टेड रहेगा इसी स्टेज पे, दैट इज डिप्लोटिन. सो आई हैव रिटन लाइक फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, again this stage is nothing but primary oocyte and it is still arrested at diplotin. Then from puberty to menopause, मतलब कि puberty पे भी primary oocyte पहुंचा है और वो भी कहाँ पे arrested है, diplotin पे. बट puberty आते ही कुछ metabolic changes होते हैं body में, and at puberty meiosis 1 is completed by one primary oocyte each month. सो जैसे ये प्राइमरी oocyte meiosis 1 जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अरेस्ट हुआ था डिप्लोटिन पे, ये meiosis 1 कंप्लीट करेगा एंड इन टर्न इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वन पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte. सो here we can see the difference in the size of polar body and secondary oocyte. Okay, means what, जो प्राइमरी oocyte था उसका मैक्सिमम पार्ट is retained by secondary oocyte. So meiosis 1 complete करता है primary oocyte कब, at puberty. Now after this the secondary oocyte then undergoes meiosis 2 and again get arrested at metaphase 2. Okay, and जब इस particular secondary oocyte के साथ sperm का contact हो जाएगा, then it will resume the meiosis 2. और जब meiosis 2 complete होगा, it results in formation of a mature ovum. At the same time, after completion of meiosis 2, there is release of secondary polar body also. Also, जो primary polar body बना था,
that can also go under meiosis 2 and result in formation of two more polar bodies. Now in polar bodies का सर function क्या होता है? So they actually carry the leftover part of the cytoplasm. So finally इनका कोई fate नहीं है आगे, they will degenerate. Now I'm explaining it again in one flow. Like कि जो ऊगोनिया था उसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ बट अरेस्ट हो गया डिप्लोटिन पे, और ये डिप्लोटिन पे अरेस्टेड रहा टिल प्यूबर्टी. प्यूबर्टी पे आके प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 कंप्लीट किया एंड एक पोलर बॉडी बनाया, एक सेकेंडरी oocyte. जो पोलर बॉडी था इसका साइज स्मॉल है, सेकेंडरी oocyte इज लार्जर इन साइज एज इट रिटेन्स most of the cytoplasm of primary oocyte. Now this secondary oocyte then undergo meiosis 2 or again it get arrested at metaphase 2. Now this part you already know कि जो secondary oocyte है it is surrounded by a layer known as zona pellucida. So as there occur a contact of sperm with zona pellucida, meiosis second gets resumed, and as a result of which a mature ovum, oocyte or egg is produced with secondary polar body. Simultaneously, primary polar body also undergoes meiosis 2 and results in formation of two more polar bodies. So result क्या है हमारे पास total oogenesis का? Will get 3 polar bodies which will be degenerated later and 1 female gamete. अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद स्पर्मेटोजेनेसिस, सो इन स्पर्मेटोजेनेसिस we'll get 4 male gamete via 1 spermatogenesis. This is the theoretical part of oogenesis. Like first phase is the multiplication phase. इसमें oogonia undergo mitosis and differentiation from primary oocyte. इसमें meiosis 1 होगा and get arrested at diplotin. ठीक है. Now कई बार वो पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि at which stage oogenesis is arrested at the time of birth. So you can say that at birth oogenesis is arrested at primary oocyte stage. Then we have growth phase. इस phase में भी क्या होता है, जो oocyte है उनके नंबर में रिडक्शन होता है एंड प्यूबर्टी पे अराउंड 60,000 to 80,000 oocyte left in each ovary. And last we have is the maturation phase. मैचुरेशन फेज में 2 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं लाइक मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो एट प्यूबर्टी जो प्राइमरी oocyte डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 पे अरेस्टेड था, इट कंप्लीट्स मियोसिस 1 एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, यहाँ पे आई हैव रिटन ऑल्सो लाइक इट रिटेन्स मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte एंड हेंस it is larger in size as compared to primary polar body. Then secondary oocyte पे as we know एक layer आ जाती है zona pellucida, and इस secondary oocyte पे then meiosis 2 start हो जाता है and which get again arrested at metaphase 2. अब इसके आगे there are 2 fate. अगर sperms का contact हो जाता है so this meiosis 2 will be completed, results in formation of mature ovum along with second polar body. ठीक है, एंड अगर स्पर्म्स का कांटेक्ट नहीं होता है सो द सेकेंडरी oocyte वेयर meiosis second is arrested at metaphase 2, it comes out via menstrual flow. सो डायग्राम में तो हमें oogenesis पूरा पढ़ना था, गैमेट फॉर्मेशन शो करना था, तो हमने एक ही फेट कंसिडर किया था कि स्पर्म्स का कांटेक्ट हो गया. ओके, सो इन केस कि अगर स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होता है सो कहीं ना कहीं ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा, ये बस इतना ही रहेगा. सो इन एब्सेंस ऑफ स्पर्म दिस सेकेंडरी oocyte comes out along with the menstrual flow. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis. यहाँ पे स्टेजेस के प्लोइडी लेवल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइक कि जो प्राइमरी oocyte है उसका प्लोइडी क्या है, दिस इज 2n. जो सेकेंडरी oocyte है इसका प्लोइडी इज n. जो पोलर बॉडीज हैं इनका प्लोइडी लेवल इज अगेन n. सो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं oogenesis से भी स्पर्मेटोजेनेसिस से भी. तो हर स्टेज का आपको प्लोइडी लेवल पता होना चाहिए. समटाइम्स they will give you 3-4 stages and then ask you out of them how many are haploid, how many are diploid. Okay, so be prepared with all type of questions. Then we have hormonal control of oogenesis. इसमें हाइपोथैलेमस से अगेन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएंगे. दे इन टर्न स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन दैट इज FSH एंड LH.
FSH ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उनमें से पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड फाइनली ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि ओवेरियन फॉलिकल्स दे ट्रांसफॉर्म्स इनटू व्हाट ग्राफिन फॉलिकल इन प्रेजेंस ऑफ FSH. In turn, FSH stimulate the Graafian follicle to release estrogen. So यहाँ पे I have mentioned like Graafian follicle secretes estrogen in presence of FSH. This estrogen then give negative feedback to the FSH. So जब oogenesis हो जाएगा तो ये estrogen FSH को negative feedback देगा। दूसरा जो हार्मोन है दिस इज LH। ये LH क्या करेगा, ये LH ग्राफिन फॉलिकल की रप्चरिंग कराएगा और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी ओसाइट था उसको रिलीज करवाएगा। ओके, जैसे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा इट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड LH इस कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मेनली along with estrogen and inhibin, and this inhibin again gives negative feedback to FSH. So this is all about the oogenesis, its hormonal control and the female reproductive system. Okay, I hope things are clear till here. Okay, so that's all from my side regarding the ovarian follicles and oogenesis. I hope this was useful and I hope you understand each and everything. In the next lecture, we'll cover menstrual cycle and fertilization. In the meantime, please don't forget to share this video with your friends. Till then, take care, bye bye, and have a nice day.